नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, एक ऐसे मुद्दे को डिस्कस करते हैं जो वर्तमान समय के लिए बहुत ही, ऐसा कह सकते हैं, प्रासंगिक मुद्दा है। हमेशा चर्चा में रहता है। आप कोई भी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, आप न्यूज़ सुनते हैं, आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो आपको ये मुद्दा कहीं ना कहीं सुनाई देता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। आजकल ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं या घट रही हैं। अगर इसका हम आकलन करेंगे तो कई बार हमको लगेगा कुछ आंकड़ों के हिसाब से कि ऐसी घटनाओं पे कंट्रोल लगा है, लेकिन कुछ घटनाएं हमको, कुछ आंकड़े हमको ऐसे भी मिल जाएंगे जब हमको लगेगा कि नहीं, ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। कार्य करने की जो दर है महिलाओं की वो बढ़ रही है, पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये घटनाएं भी बढ़ेंगी। जब यौन उत्पीड़न की बात आती है तो उसमें पुरुष और महिला दोनों का हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो मामले हैं उसमें महिलाओं का ही यौन उत्पीड़न होता है। पुरुष वर्ग का भी यौन उत्पीड़न हुआ है कई बार, पुरुषों का भी यौन उत्पीड़न हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो मामले हैं वो महिलाओं से संबंधित हैं। तो ये पूरा टॉपिक जो है वो महिलाओं के यौन उत्पीड़न से ही संबंधित होगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सार्वजनिक और निजी दोनों स्थलों पर होता है, तो इसका मतलब केवल सरकारी कार्यालय से नहीं होगा, इसका मतलब दोनों से होगा। जहां महिला कार्य करती है वो कैसा ऑफिस है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। और महिलाओं के विरुद्ध जो उत्पीड़न है, तो अन्य तरीकों से भी बहुत सारे उत्पीड़न महिलाओं के होते रहते हैं। उन्हीं में से एक आप समझिएगा यौन उत्पीड़न है। यौन संबंध बनाने की ही केवल बात इसमें नहीं है, केवल संभोग की बात नहीं की गई है, इसके अंतर्गत अन्य रूपों का भी समावेशन है, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आपसे कभी कोई ये पूछे कि किसी महिला के खिलाफ यौन उत्पीड़न क्यों होता है या किसी महिला का यौन उत्पीड़न क्यों होता है, तो सामान्य तौर पर एक उत्तर आएगा कि ये यौन उत्पीड़न यौन संबंध बनाने के लिए होता है, ये यौन उत्पीड़न सेक्स के लिए होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यौन उत्पीड़न की अगर आप पड़ताल करेंगे, थोड़ा सा इसकी गहराई में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि केवल यौन इच्छा पर नियंत्रण ना कर पाने के कारण ही ये उत्पीड़न नहीं होता। ये उत्पीड़न इसलिए होता है क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है, जो पुरुष वर्ग है वो पितृसत्तात्मक समाज को प्रदर्शित करना चाहता है कि महिलाएं हमेशा दोयम दर्जे की रही हैं, महिलाएं हमेशा मनोरंजन का साधन रही हैं, महिलाएं हमेशा पुरुषों के नीचे रही हैं। इसी कारण से इनको ऐसा ही रहना है, तो हम जो चाहें इनके साथ कर सकते हैं। और जब हम कार्यस्थल की बात करते हैं तो उसमें शिक्षण संस्थाएं भी आ जाती हैं, इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के कार्यस्थल आ जाते हैं। और कार्यस्थल का तात्पर्य यह भी होता है कि किसी महिला का कार्यक्षेत्र हो सकता है ऑफिस में ना हो, उसके बाहर हो, तो उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। हमारा जो संविधान है वो किसी भी पुरुष और महिला को जो जीवन का अधिकार देता है, जीवन का अधिकार कैसा है, ये केवल जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, ये गरिमा युक्त जीवन का अधिकार है, गरिमामय जीवन का अधिकार है। और गरिमामय जीवन का अधिकार का मतलब यह हुआ कि
जो कार्य हम नहीं चाह रहे हैं अगर वो हमारे साथ हो रहा है, हमको केवल इसलिए अपनी हद में रहने की बात बताई जा रही है, हमको केवल इसलिए सबक सिखाने की बात की जा रही है क्योंकि हम महिला हैं, तो कोई भी महिला अपने इस अधिकार का उपयोग कर सकती है कि हमें भी गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है। 2012 की टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे किया, तो पता चला कार्यस्थल पर कार्य करने वाली जितनी महिलाएं हैं, अगर 10 महिलाओं को लिया जाए तो किसी न किसी रूप में 7 महिलाएं उनमें से पीड़ित रही हैं, उनका यौन उत्पीड़न किसी न किसी रूप में हुआ है। लेकिन इन 7 महिलाओं में से 90% महिलाओं ने कभी कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं की, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि इसका कोई हल नहीं निकल सकता। 2014 में मेनका गांधी, श्रीमती मेनका गांधी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री थी सेंटर गवर्नमेंट में। तो उन्होंने कहा कि 2014 में कार्यस्थल पर इस प्रकार के यौन उत्पीड़न के 526 मामले दर्ज हुए। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो क्या ये मामले केवल 526 हैं? केवल 10% मामले कहीं दर्ज होते हैं, बाकी मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं। ये बहुत छोटा सा आंकड़ा है और दर्ज इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न भेदभावपूर्ण, दमनकारी, शोषणकारी भी होता है। अगर कोई शिकायत करेगा तो बाद में उसको शारीरिक और मानसिक पीड़ा का सामना भी करना पड़ेगा। उसको भय रहता है, उसको धमकियां मिलती हैं, उसको प्रतिशोध का डर रहता है। और कभी कभी पुरुष भी यौन उत्पीड़न से जब पीड़ित होते हैं तो उनको भी इन्हीं डरों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज के समय में बॉस के पोस्ट पे केवल पुरुष ही नहीं है, महिलाएं भी हैं। लेकिन समाज क्योंकि पितृसत्तात्मक है, समाज में स्त्रियों की स्थिति शुरू से दोयम दर्जे की रही है और आज भी स्त्रियों के बदले हुए रूप को समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा है। महिलाएं बढ़ रही हैं आगे, महिलाएं अब बाहर निकल रही हैं घरों से। तो ऐसे में पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों की जो ये पीड़ा है ये ज्यादा गंभीर हो जाती है। अगर हम बात करें कि कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न है वो है क्या, किसको हम यौन उत्पीड़न कहेंगे, तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है अगर ये आपको बताना हो तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि कई बार ये प्रत्यक्षतः आपको दिखेगा और कई बार अप्रत्यक्ष तौर पर इसका प्रभाव आपको दिखेगा। यौन उत्पीड़न का मतलब केवल ये नहीं है कि संभोग क्रिया संपन्न हो। यौन उत्पीड़न का मतलब ये नहीं है कि यौन संबंध ही बनाया जाए। यौन उत्पीड़न में बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं। जैसे अगर किसी महिला को शारीरिक तौर पर टच किया जाता है, यानी कि शारीरिक संपर्क स्थापित किया जाता है, या फिर ऐसा प्रयास किया जाता है, इस प्रयास में कोई आगे बढ़ता है, अगर किसी महिला की मौजूदगी में यौन टिप्पणियां की जाती हैं, जिसका अर्थ होता है यौन भावना से प्रेरित टिप्पणियां, जिसमें कुछ ऐसी बात की जाए जो सामान्य तौर पर करनी नहीं चाहिए। किसी महिला को अश्लील वीडियो दिखाना, अश्लील फोटो दिखाना, अश्लील कोई गाना है, ध्वनि है, उसको सुनाना, कुछ भी ऐसा कंटेंट, अश्लील साहित्य भी इसमें शामिल कर लीजिए कि साहित्य पढ़ने या पढ़ने को देना या पढ़ के सुनाना, कोई भी काम वासना से प्रेरित
एक्टिविटीज कोई भी अभिवृत्ति ऐसी होगी, कामवासना की प्रकृति का कोई भी अनुचित कार्य, उचित तो इसको कतई नहीं कह सकते, और कई बार मौखिक या अवाचिक अनुचित व्यवहार भी किया जाता है। इसमें कोई बोल नहीं रहा है तब भी और बोल रहा है तब भी। और एक तो है ही है जिसको सामान्यतः समझा जाता है, यौन संबंध बनाने के लिए प्रस्ताव रखना, यौन संबंध की मांग रखना, अनुरोध करना। इतने प्रकार की ये चीजें यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आती हैं। जब ये बातें करी जाती हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, ये सारी चीजें इसमें कैसे हो सकती हैं। अनुचित क्या है? हमने कह दिया कि अनुचित कार्य, तो अनुचित को डिफाइन करना पड़ेगा, और जो आचरण है, व्यवहार है, तो वो आचरण क्या है इसको भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा। अनुचित का दायरा एक व्यक्ति के लिए सकारात्मक तौर पर भी उसको देख सकता है, दायरा इसका बहुत वृहद हो जाता है। तो अनुचित यहां पर आपके हिसाब से नहीं, अनुचित महिला के हिसाब से, महिला के अनुसार क्या अनुचित है ये देखना है। ध्यान ये देना है कि महिलाओं के हिसाब से क्या अनुचित है, वो महिला किस तरीके से उससे प्रभावित होती है। यहां पर अनुचित कार्य का मतलब यह नहीं है कि जो आपके धर्म में, आपके कोड ऑफ कंडक्ट में, आपके ऑफिस के रूल रेगुलेशन में ये उचित अनुचित, ये उचित है, ये अनुचित है। वास्तव में उचित अनुचित कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है कि किसके साथ आप ये कार्य कर रहे हैं। अगर वही कार्य किसी की सहमति रजामंदी से किया जा रहा है तो वो उचित हो जाएगा, कोई भी उसको उचित कहेगा। लेकिन अगर महिला की रजामंदी नहीं है तो वो अनुचित हो जाएगा। और आचरण को भी आपको डिफाइन यहां करना पड़ेगा कि आचरण कैसा। अगर कोई उच्च अधिकारी है या कर्मचारी है, साथ में काम करने वाला भी है, और वो लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, क्योंकि तुम महिला हो तो तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तुम महिला हो तो तुमको प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो उसको यौन प्रकृति का अगर कोई उसके पीछे मोटिव नहीं है तो भेदभाव तो उसको मानेंगे, लेकिन यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी महिला के प्रति कोई बॉस है, वो कह रहा है कि नहीं, मैं तुमको प्रमोशन नहीं दूंगा, मैं ये किसी दूसरे को दूंगा, तो लैंगिक भेद तो हो गया। उसने एक लड़के को प्रमोट कर दिया, दोनों बराबर रूप से डिजर्व कर रहे थे या वो कम डिजर्व कर रहा था, तो यहां तक ये यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके बाद ये यौन उत्पीड़न तब हो जाएगा जब वो कहेगा कि अगर जो इधर हमने बातें बताई हैं उनमें से कोई शर्त वो रख दे कि अगर मेरी डिमांड पूरी होगी तो मैं आपको या तुमको इस पोस्ट पे पहुंचा सकता हूं, प्रमोशन दे सकता हूं, तो वो आचरण गलत हो गया, तो वो उत्पीड़न माना जाएगा। यौन उत्पीड़न तब माना जाएगा। जहां तक लैंगिक भेद है तो वो यौन उत्पीड़न नहीं है, वो लैंगिक भेद हो सकता है, लैंगिक असमानता का वो उदाहरण हो सकता है। ठीक है। जैसे कार्यस्थल पे कई बार ऐसा होता है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कई तरीके से आपको नजर आएगा। उदाहरण, एक प्रकार इसमें होता है मौखिक, साथ में लोग काम कर रहे हैं, वहां पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, और कोई उसमें
मजाक करता है और वो मजाक किसी लड़की से किया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं यौन व्यवहार से संबंधित है, कोई टिप्पणी करता है, कोई प्रस्ताव रखता है, कोई गाना गाता है, गाने के बोल कुछ ऐसे हैं जिसमें कुछ अर्थ निहित है और वो समझाना चाहता है उसके माध्यम से, कोई ऐसे टॉपिक पे चर्चा करता है जो महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं के अंतरंग मुद्दों से संबंधित है, कोई ऐसी बातें करता है जो गर्भावस्था से संबंधित है, जो लिंग विशेष से संबंधित है, रूप रंग से संबंधित है, शक्ल से संबंधित है, या डायरेक्टली कह देता है, ये यौन व्यवहार के लिए वो डायरेक्टली अपनी मांग रखता है, कामुक टिप्पणियां करता है, अवांछित फोन कॉल करता है, लड़की नहीं चाह रही है लेकिन वो बीच बीच में कॉल कर रहा है। यहां पे लड़का भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर घटनाएं ये लड़कियों के साथ होती हैं। रेशियो आप देखेंगे तो 10 और 90 का रेशियो आएगा। यहां पर अगर लड़के के साथ भी हो रहा है तो लड़के के साथ भी आपको यह मानना पड़ेगा कि उसके साथ उसका यौन उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं। भाई वो नहीं चाह रहा है कि ऐसी फोन कॉल आए जिसमें ऐसी बातें हो, लेकिन हो रही हैं, निरर्थक बातें हो रही हैं। तो ये तो मौखिक हो गया। दूसरा एक होता है शारीरिक यौन उत्पीड़न, गलत तरीके से छूना या छूने की कोशिश करना, हाथ पकड़ना, चलते फिरते आते जाते उठते बैठते बहाने से स्पर्श कर देना, कोई सामान मांगा हाथ टच कर लेना, पानी की बोतल सरकाई उसमें हाथ टच कर लेना, कहते ना पिंच करना, कोई स्त्री ऑफिस से निकली जा रही है, कॉलेज से निकली जा रही है, रास्ता रोक लेना, अपने बाइक में बैठने का ऑफर देना, वो नहीं चाह रही है और ये बड़ा लड़का जो है बड़ा उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है कि मैं तुम्हारा बड़ा शुभचिंतक हूं। छेड़खानी करना, आंख मारना, इशारा करना, सीधे कई बार होते हैं कि किसी अंग विशेष को टच करना, है ना। तो ये शारीरिक यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। और कई बार होता है अवाचिक, यहां पर इशारे किए जाते हैं, घूरना, बुरी नजर से देखना, शरीर को घूरना, सीटी बजाना, आंख मारना, ये सब यहां पर आ जाएंगे। किसी को देख के जैसे एक कहते हैं फ्लाइंग किस, होठ चटकाना, ये सब शब्द है जो वर्मा समिति की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे या अधिनियम जब बने तो उसमें ये सारी चीजें शामिल की गई। किसी को मैसेज भेज देना, ईमेल भेज देना, पत्र भेज देना, आचरण, ये जितना भी आचरण है, अगर महिला इसको समझ रही है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ ये आचरण कर रहा है और वो असहज महसूस कर रही है, तो वो सारा आचरण यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। और अगर किसी व्यक्ति से ऐसा व्यवहार जब वो करता है और महिला को शिकायत नहीं है, महिला सामान्य मानती है उसको, तो ये यौन उत्पीड़न में नहीं आएगा, जहां पे वो इसको अश्लील महसूस नहीं करती है। तो ये 3 तरीके के आप देख सकते हैं, ये उदाहरण है जो अक्सर घटनाएं घटती रहती हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा होने के बाद तो हर एक महिला कभी ना कभी शिकार रही है, हर एक ऑफिस लगातार इनके उदाहरणों से पटे पड़े हैं। तो आप सही हैं कि पटे पड़े हैं, लेकिन 2 बातें हमने यहां पर आपको बताई हैं। एक है अनुचित क्या है, महिला के अनुसार इसका निर्धारण होगा, और आचरण जिसमें वो असहज फील करे, जिसमें उसको अच्छा फील ना हो, तो उसको शामिल किया जाएगा। तो आप लिखते समय इन चीजों का ध्यान रखें और निर्णय लेते समय भी इन चीजों का ध्यान रखें। पार्क में 2 लोग बैठे हैं, एक महिला एक पुरुष, लड़का लड़की बैठे हैं,
और अगर महिला अपनी रजामंदी से उसके बगल में बैठी हुई है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि उसका उत्पीड़न हो रहा है। कोई मूवी देखने गया है, कोई होटल में बैठा खा रहा है, चाय पी रहे हैं, साथ में एक दूसरे के साथ सफर कर रहे हैं, हो सकता है उनके शरीर मिले हुए हों, लेकिन उसको उत्पीड़न नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अनुचित और आचरण को महिला कैसे ले रही है इस पर डिपेंड करेगा। कार्यस्थल पर जो उत्पीड़न होते हैं उनके प्रकारों की अगर हम बात करें तो कई प्रकार के आपको ये नजर आएंगे। जैसे एक उत्पीड़न ऐसे होता है कि कोई स्त्री है तो स्त्री को कार्य करने के बावजूद भी कई बार प्रमोशन पाने के लिए, वेतन वृद्धि के लिए, कई बार उसको पुरस्कृत होने के लिए प्रेरित किया जाता है कि अगर तुम उत्पीड़न सहोगी, यौन कार्य के लिए अगर तुम सहमति प्रदान करोगी, क्योंकि पहले प्रयास किया गया तो स्वेच्छा से उसने ये सहमति प्रदान नहीं की, तो कार्य के बदले सहयोग की बात इसमें आ गई कि अगर तुम हमारे साथ सहयोग करोगी, जैसा हम कहेंगे तो हम तुम्हारे लिए भी वो काम करेंगे जिसकी तुमको जरूरत है। प्रमोशन की जरूरत है, वेतन वृद्धि की जरूरत है, इंक्रीमेंट हो जाएगा तुम्हारा, प्रमोट हो जाओगी तुम, ऐसा कहना। क्योंकि पहले सामान्य तौर पर देखा गया, प्रयास किया गया तो वो सहमत नहीं थी, और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो हम तुमको वहां तक नहीं पहुंचने देंगे, लाभ से वंचित कर देंगे। तो एक प्रकार यह होता है, बदले में कुछ देने की बात करके कार्य के बदले सहयोग करने की बात कही गई, और यह कार्य है उत्पीड़न का जो महिला मजबूर होकर कर रही है। अब यहां भले मजबूरी है, लेकिन अगर बात करें कि वो सहमत है तो सहमत नहीं थी। अगर सहमत होती तो पहले भी वो इसके लिए तैयार हो जाती, लेकिन इस तरीके से उसको मनाया गया, तो इस तरीके से उसका शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ। दूसरा है प्रतिशोध के कारण होना, प्रतिशोध की भावना। ऐसा भी होता है, किसी महिला ने प्रपोजल ठुकरा दिया तो साथ काम करने वाले किसी कर्मचारी ने या बॉस ने, जिसने भी प्रपोजल दिया था, उसने फिर प्रतिशोध की भावना से उसके साथ दुराचार किया। संस्थाओं में कई बार फेल ना हो जाए इसके कारण, अच्छे अंक लाने हैं इसके कारण, और सारी वो चीजें जहां पे लाभ निहित हैं, चाहे वो पदोन्नति हो, चाहे वो वेतन वृद्धि हो, इन सारे रूपों में प्रतिशोध की भावना से भी कई बार ऐसा दिखाई देता है ना, कि पहले हमने प्रपोजल दिया था तब उसने स्वीकार नहीं किया था, तो अब रोक के दिखाए। और इसके पीछे पितृ सत्तात्मक समाज, हमेशा पुरुषों को बड़ा दिखाने की प्रवृत्ति, अपने को हमेशा शासक दिखाने और महिला को शासित वर्ग में सोचने की प्रवृत्ति, कहीं कहीं पर विद्वेषपूर्ण कार्य संस्कृति भी होती है। ये कल्चर होता है, कार्य का जो वातावरण है वो ऐसा ही होता है, ये भी इसके लिए जिम्मेवार होता है। वहां का कल्चर ऐसा है, कार्यस्थल पर ये लैंगिक भेदभाव का वातावरण ही ऐसा होता है। कई बार ऐसा आपको मिलेगा कि वहां पे स्त्रियों की संख्या कम है, तो कोई महिला है जो काम कर रही है, तो हर तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जो असहज होता है। तो असहज माहौल भी, ये वातावरण भी उत्पीड़न माना जाएगा, उत्पीड़न माना जाएगा। कोई बॉस है और वो अपनी सेक्रेटरी को या अपने कार्यालय में कार्य करने वाली महिला को बहाने से बार बार बुलाता है, अपने सामने बैठे रहने के लिए कहता है,
कोई काम नहीं होता है तब भी बिठाया रहता है, बहाने ढूंढा करता है, क्योंकि उसके ऑफिस का ऐसा माहौल है। तो इसको भी यौन व्यवहार की दृष्टि से उत्पीड़न करने वाला व्यवहार या अनुचित व्यवहार माना जाएगा। चाहे वो कोई संस्थान हो, चाहे वो कोई एक टीचर कर रहा हो अपने कॉलेज की किसी लड़की के साथ, बार बार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो वो उसका उद्देश्य देखिए, मोटिव क्या है। लड़की असहज महसूस कर रही है, महिला असहज महसूस कर रही है, लेकिन ये ऐसा वातावरण है वहां का। इस तरीके से ये प्रकार आपको देखने को मिल जाएंगे। लोग कहते हैं कि ऐसा तो दशकों से, शताब्दियों से होता चला आया है। राजाओं के यहां भी ऐसा होता रहता था। राजा लोग, उनके यहां हरम होते थे, बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां उनके यहां सेवा में लगी रहती थी। लेकिन आज का सीन देखेंगे तो कुछ अलग है। आप हमेशा बुरी चीजों की तुलना ऐसे करके उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। खास करके मुद्दा तब सामने आया, अगर विशेषताओं की बात करें, जब महिलाएं घर से बाहर निकली, महिलाएं काम करने के लिए बाहर निकली, पढ़ाई लिखाई किया उन्होंने, घरों से जब बाहर निकली, बड़ी संख्या में नौकरी करने लगी, प्राइवेट सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारी अधिकारी ऑफिस में काम करने, किसी भी ऑफिस में, चाहे वो कोई प्राइवेट ऑफिस हो चाहे वो सरकारी हो, जब काम करने निकली तो हर जगह काम करती हैं। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो महिला काम कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना गरिमा में जीवन का अधिकार खो दिया है ना। भाई, महिलाओं को भी अधिकार है कि वो जहां चाहे यात्रा कर सकें। अभी भी हमारा समाज ऐसा है कि जब महिलाएं जाने लगती हैं तो कहते हैं कि कोई साथ में चला जाए पुरुष। और वो पुरुष जाएगा, कितना बड़ा बच्चा, 8 साल का, 10 साल का बच्चा, अरे वो क्या करेगा, ऐसी क्या रक्षा कर लेगा। अगर उसके साथ कोई घटना होने लगेगी तो वो चूजा क्या करेगा। अब वो महिला अकेले जा रही थी, खुद की जिम्मेदारी थी। अब एक 10 साल का एक और, जिसकी पोटी भी साफ करने की तमीज अभी नहीं है, तो उसको भी साथ में भेज दिया गया। वो रक्षक है, एक जिम्मेदारी उसकी और बढ़ गई। कहां जा रही हो, मार्केट, इसको लेते जाओ, चुन्नू को साथ में। क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि समाज ऐसा है। महिला अकेले यात्रा नहीं कर सकती। महिला कहीं बाहर निकलती है तो उसके लिए यह है कि 7 बजे घर वापस आ जाना है। अगर ये पुरुषों के लिए भी लागू कर दिया जाए तो 7 बजे के बाद जो घटनाएं होती हैं, पुरुष बाहर ना रहे तो कौन करेगा। पुरुषों के लिए भी ऐसा नियम होना चाहिए, लेकिन नियम सब महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं। तो चाहे वो यात्रा करने की बात हो, चाहे पढ़ाई करने की बात हो, वातावरण पूरा असुरक्षित है। तो ये अधिकार जो उनको दिया है संविधान ने, उस पर यह चोट पहुंचाने वाली घटना है। और ये पूरा परिवेश ऐसा है। कोई सार्वजनिक जगह, सार्वजनिक वाहन, सार्वजनिक कोई भी स्थल हो, वहां पर आप देखेंगे तो महिलाओं के साथ आपको कोई ना कोई आता मिलेगा, इसी कारण से। और समाज में एक तो ये भी है कि मैन इज द मैन, पुरुष तो पुरुष ही होते हैं, और सारी जिम्मेदारी, सारा ठीकरा महिलाओं पे फोड़ा जाता है कि महिलाओं को सावधान रहना चाहिए, पुरुष तो ऐसे होते ही हैं। अरे क्यों होते हैं भाई? जब बच्चा पैदा हुआ था, जब वो छोटा सा था, तो उसमें ऐसे विकार तो नहीं थे। छोटे बच्चे ने तो किसी के साथ ऐसी बदतमीजी पैदा होते हुए तो नहीं की थी। ये जो समाज है, समाज ने उसको ऐसे संस्कार दिए, परिवार ने ऐसे संस्कार दिए, ऐसे आचरण उसको मिले, और उन्हीं आचरणों के तहत वो ऐसा करता है। सामाजिक दृष्टिकोण है कि ये सारी घटनाएं होती हैं, मजे के लिए होती हैं, और पुरुष तो मजा ले सकता है। ये सोच ही इतनी गलत है। और कहते हैं इससे कोई नुकसान नहीं है। भाई, उसने किया कुछ थोड़ी ना, किसी को देख के किसी ने मुस्कुरा दिया तो उससे क्या जाता है। क्यों मुस्कुराया? और मुस्कुराना ही था तो घर पे किसी से मुस्कुरा देता,
क्योंकि मुस्कुराना पर्पज नहीं था, मुस्कुराने के पीछे दूसरा मैसेज था। और समस्या वहां खड़ी हो जाती है कि जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग इसको चुपचाप सहता रहता है, वो रोता रहेगा और इसको सहता रहेगा, क्योंकि उसको लगता है कि कोई हमारी बात मानेगा नहीं। अगर हम कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन करने के साथ में हमारी इज्जत, हमारे परिवार की इज्जत पर बट्टा लग जाएगा। इसको सही नहीं माना जाता। अब तो बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़कर इन मामलों के खिलाफ थाने भी जाती हैं, महिला आयोग भी जाती हैं। हां ठीक है, सारे लोगों को सजा ही नहीं हो जाती, लेकिन थोड़ा सा सीन चेंज हुआ है, आवाज उठाने लगी है। तो ये आप देखेंगे तो एक समाज ऐसा है, पितृसत्तात्मक समाज ऐसा है, जो महिलाओं को चुपचाप सह लेने पे और पुरुषों को इसको करने पे मजबूर करता है। क्यों सह लेती हैं? क्योंकि कार्यस्थल पर अगर वो विरोध करेंगी तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो विरोध करेंगी तो उनको फिर आगे नौकरी नहीं दी जाएगी। जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, वो उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर ऐसा मानना है कि कुछ ऐसा ना कर दे कि दोबारा कहीं अलग नौकरी ना मिले, और ऐसी चर्चाएं भी बड़ी तेजी से हो जाती हैं। वही तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करेगा कि ये महिला अच्छी है कि बुरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्यस्थल पर जो सत्ता की, आप कह सकते हैं, गत्यात्मकता है, वो पुरुषों के पक्ष में है। अधिकतर बॉस पुरुष हैं, अधिकतर नियोक्ता पुरुष हैं, अधिकतर उच्च अधिकारी पुरुष हैं, तो ये समस्याएं होंगी। और अगर कोई महिला कहीं शिकायत करती है तो उस पर विश्वास नहीं किया जाता, उसको माना जाता है कि ये ट्रैप कर रही है किसी अपने हित के लिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं भी होती हैं। एक महिला ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी को अपने जाल में फंसाया, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो दूसरी महिला जब शिकायत करेगी तो उसको माना जाएगा कि ये भी कुछ वैसी कोशिश कर रही थी, कोशिश असफल हो गई, तो इसने क्या किया, शिकायत कर दी। विश्वास की कमी है, संगठन में विश्वास का अभाव है। शिकायत करने पर कार्रवाई होगी कि नहीं ये निश्चित नहीं है, तो महिला शिकायत नहीं करती है। और जो समाज है, समाज ऐसी चीजों को लांछन मानता है, सामाजिक दृष्टि से इसको बहुत बुरा माना जाता है। प्रबल सामाजिक वर्जना, अगर यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि भड़कीले कपड़े पहने थे, गलत जगह पर गलत समय गई थी, उसकी भाव भंगिमा सही नहीं थी, और यह पीड़ित पर ही आरोप लगा दिया जाता है। जो पीड़िता है, पीड़िता पर ही उल्टा आरोप, गलती उसी की दे दी जाती है। क्योंकि कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं, तो उसी की आड़ में सारे केस को, सारी घटनाओं को क्या किया जाता है, जस्टिफाई कर दिया जाता है। और कोई स्त्री है जिसका परिवार पूरा उसी के वेतन से चल रहा है, वित्तीय निर्भरता है, बच्चों को पढ़ा रही है, परिवार पाल रही है, दबाव है उसके ऊपर, सिंगल पेरेंट है, वो पेरेंटिंग का भी जिम्मा उसके ऊपर है, भाई बहनों का जिम्मा है, माँ बाप का कई बार ऐसा होता है, तो वो नौकरी छोड़ भी नहीं सकती। वो सोचती है अब इतना काम यहां कर चुके हैं, चलो। ये सब कारण है जो स्त्रियां सह लेती हैं, सहने का कारण है।
है ना। कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि महिलाओं को भी मजा आता है ऐसा जब कोई उनके साथ करता है, महिलाओं को भी लगता है अरे वाह। लेकिन महिला से पूछिए जो इसको झेलती है, तो वो बताएगी आपको कि कितना अपमानजनक उसको लगता है, कितना पीड़ादायी होता है, कितना घिनौना लगता है। मजाक बनाया जाता है कई बार, तो मजाक सहना, मजाक करना तो बड़ा आसान है, लेकिन मजाक सहना कितना कठिन है। महिला शांत है, उसने विरोध नहीं किया तो उसकी सहमति है। कोई महिला कार्यस्थल पर बैठी है, अन्य लोग अश्लील बातें कर रहे हैं और वो शांत है, विरोध नहीं कर रही है, तो लोग समझ लेंगे कि ये अपनी सहमति दिखा रही है, क्योंकि जहां शांत कोई रह के कुछ बोलता नहीं है तो मान लिया जाता है कि वो भी चाह रहा है ऐसा। कई बार आपने ऐसा सुना होगा। तो महिला इसलिए चुप रहती है क्योंकि वो कई बार डर रही होती है कि अगर मैं इसका विरोध करूंगी तो प्रतिशोध की भावना से कहीं वो झूठा लांछन लगा के कहीं वो बेइज्जत ना कर दे, कहीं दोषी ना ठहरा दे। और शुरू से परवरिश भी महिला की ऐसे की जाती है कि तुमको सुनना आना चाहिए, सहना आना चाहिए, तुमको बोलना नहीं है, तुमको चुप रहना है, ज्यादा बोलना नहीं है, शांत रहना सीखो। कई बार ऐसा भी होता है कि स्त्रियां कहती हैं नहीं, ऐसा नहीं, तो उनके नहीं में भी हां समझा जाता है। कहा जाता है ना में ही तो हां होता है। और बॉलीवुड ने 90 के दशक में, या आज तो और भोड़ापन, बहुत सारी चीजें हैं, आप उसके लिए शब्द नहीं है, लेकिन 90 के दशक में बहुत सारे गाने, बहुत सारे ऐसे आपको सीन मिल जाएंगे जिसमें ये सारी चीजें जस्टिफाई होती नजर आएंगी। फिल्मों में आप देखिए, ना में हां है, ये बॉलीवुड की फिल्मों ने प्रसारित किया और सिनेमा समाज को बहुत बृहद स्तर तक प्रभावित करता है। तो ये मिथक है, ये पुरुषों का एक तरफा फैसला हो सकता है कि जब महिलाएं ना कहती है तो उसमें हां होता है। अरे कहां लिखा है भाई ना का मतलब हां होता है? ना का मतलब ना। अगर महिला ने कह दिया नहीं तो नहीं, है ना। भाई आंख मारे वो लड़का, आंख मारे, तो ये कहीं ना कहीं आज की जब आप परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें यौन उत्पीड़न में है ना। बहुत सारे गाने हैं, सारे गाने सुनाने का यहां कोई मतलब नहीं है। और ये सुन सुन के जो युवा पीढ़ी है, तीव्र गति से, आवेग से उड़ने वाली युवा पीढ़ी, उसको ये सब लगता है सब बढ़िया है, बॉलीवुड जो कर रहा है सब बढ़िया है, बॉलीवुड ही तो आदर्श है। जो उन लोगों ने कर दिया वो तो आदर्श है, वो चाहे एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो, महिला वर्ग भी उससे प्रभावित हुआ है। इस बात को कतई नकारा नहीं जा सकता कि महिलाएं इसमें कई बार स्वीकृति प्रदान करती हैं, कई बार ऐसा होता है, लेकिन एक कोई ऐसा करता है तो सारे पूरे समाज को या पूरी महिलाओं को आप उसी में नहीं घसीट सकते। लड़के तो लड़के होते हैं, लड़कों का अधिकार है, लड़के तो शिकारी होते हैं, स्त्रियां उनकी शिकार होती हैं। ऐसा समाज में अमरीश पुरी की जितनी फिल्में आप देखेंगे तो उनको बताना चाहिए कि जब अमरीश पुरी भी जिस कैरेक्टर में जहां पे रोल कर रहे थे, तो जब वो पैदा हुए थे तो वो उत्पीड़न करना नहीं जानते थे। वो लैंगिक भेदभाव वाले समाज में, पितृसत्तात्मक वातावरण में वो धीरे धीरे सीख गए, है कि नहीं है। लोग कहेंगे कि महिलाएं भड़काऊ कपड़े पहनती हैं, इस कारण से वो पुरुषों को उकसाती हैं, शालीन स्त्रियों का उत्पीड़न नहीं होता। ऐसे हजार उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर स्त्री ने सब कुछ बहुत सही से पहन रखा था, उसके साथ बदसलूकी हुई। आजादी है, उनको वो पहनती हैं, उनका मन उनको अपने हिसाब से
वस्त्र धारण करने का अधिकार है, वो कुछ भी पहन सकती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर ऐसा वो करेंगी तो आप आक्षेप लगा के उनके साथ बदसलूकी करेंगे। और जिन महिलाओं के साथ ऐसी गतिविधियां हुई हैं वो कोई जरूरी नहीं कि भड़काऊ कपड़े पहने ही रही हो। महिलाएं अगर ना होने दें तो ये उत्पीड़न नहीं होगा। तो महिलाएं चुप हैं इसका अर्थ नहीं है कि वो उसका आनंद उठा रही हैं। महिलाएं चुप हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी रजामंदी है, उनका मन है ऐसा। कोई महिला शिकायत करने गई तो कहा जाता है महिलाएं झूठ बोलती हैं। ऐसा हुआ नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? और लोग भी तो थे ऑफिस में। उनके उल्टा उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के कैरेक्टर पे, चरित्र पे लांछन लगा दिया गया। और चारित्र प्रमाण पत्र जारी करने वाले लोग समाज में बहुत हैं। झूठे कुछ भी कहानी गढ़ के आरोप लगाने वाले बहुत हैं। तो ऐसे में दोषारोपण करके आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जब ऐसे केस होते हैं तो वहीं से कई बार रास्ता निकलता है इसको कैसे रोका जाए। एक मामला है भांवरी देवी का। भांवरी देवी एक दलित स्त्री थी। साथिन के रूप में उन्होंने कार्य किया। एक संस्था थी साथिन, राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महिला विकास परियोजना थी, उसी में वो कर्मचारी थी। साथिन के रूप में उन्होंने कार्य किया और साथिन का काम था जमीनी स्तर पर जाके सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर लोगों को जागरूक करना, बाल विवाह को रोकना, सामाजिक बुराइयों को रोकना। 1992 की बात है। एक गांव था भटेरी। भटेरी गांव में भांवरी देवी जाती हैं और वहां पर लोगों को वो जागरूक करने लगती हैं। गांव था ये अगड़ी जातियों का, जिसमें अगड़ी जातियों के लोग रहते थे। बाल विवाह का वो समर्थन करते थे। इन्होंने विरोध किया तो गांव वालों ने कहा कि इसको सबक सिखाना जरूरी है और सामूहिक तौर पर उनका बलात्कार किया गया भांवरी देवी का। केस चला और केस में जो अभियुक्त थे उन सबको मुक्त कर दिया गया। मामला शांत नहीं पड़ा, मामले ने तूल पकड़ लिया, एक आंदोलन का रूप ले लिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के साथ सामूहिक तौर पर बलात्कार हो और उसको ऐसे वरी कर दिया जाए। जिम्मा उनका ठहराया गया कि जो इसके नियोक्ता हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उन्होंने नियुक्त किया है, जो एम्प्लॉयर हैं उनको नियुक्त किया है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। मामला जब और आगे बढ़ा तो एक विशाखा नाम का गैर सरकारी संगठन था, उसने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया, प्रस्तुत किया और सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए। 1997 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और उसमें उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, महिलाओं के अपनी पसंद से व्यापार, नौकरी या व्यवसाय करने के भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अगर कार्यस्थल पे उत्पीड़न होता है तो यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे कार्य करने के सुरक्षित वातावरण से वंचित किया जा रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी बल दिया कि जीवन के अधिकार का अर्थ है गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। तो दो बातें निकल के आई, एक तो सुरक्षा, भांवरी देवी के साथ ऐसा हुआ, सुरक्षा का अभाव था, और दूसरा गरिमा का सवाल।
गरिमा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। और फिर विधायिका की अब जिम्मेदारी थी कि एक कानून ऐसा बनाए और उसको क्रियान्वित करने की व्यवस्था करे, जिससे कि ऐसे यौन उत्पीड़न, ऐसी घटनाएं, ऐसे शर्मसार कर देने वाली घटनाएं रोकी जा सके। तो जब यह दिशा निर्देश जारी हुआ तो इसमें तय किया गया कि जो नियोक्ता हैं वो यौन उत्पीड़न शिकायत समिति गठित करेंगे, जहां पर शिकायत आसानी से की जा सके और वो इस पे एक्शन भी ले सके। यौन उत्पीड़न शिकायत समिति ये नियोक्ता के द्वारा गठित करने की बात की गई। सरकार ने फिर यौन उत्पीड़न को अपराध घोषित किया 2013 में। हमारे संविधान, हमारे भारतीय दंड संहिता की बात हम करें, भारतीय दंड संहिता की एक धारा है 354A। 354A के तहत इसे दंडनीय अपराध माना गया और सार्वजनिक स्थलों की परिभाषा बताई गई कि चाहे वो सड़क हो, कोई व्हीकल जिससे हम यात्रा कर रहे हैं वो सार्वजनिक है, जैसे रेलगाड़ी है, बस है, निजी स्थान हो कोई, तो निजी स्थान में शैक्षिक संस्थाएं, कोई भी कार्यस्थल हो, कोई सार्वजनिक स्थल हो और चाहे निजी हो। निजी में निजी ऑफिसेज भी आएंगी, कार्यस्थल आएंगे, स्कूल्स भी आ जाएंगे, तो हर तरीके के। तो वहां पर अगर ऐसा कुछ भी होता है, जितने प्रकार की घटनाएं हमने देखी हैं कि ऐसी ऐसी घटनाओं को शामिल किया जाता है, तो उसको यौन अपराध माना जाएगा। और फिर महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संरक्षण, निवारण एवं समाधान अधिनियम 2013 आया। 2013 संरक्षण, निवारण और समाधान अधिनियम 2013 ये प्रस्तुत किया गया। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप जब लिखेंगे तो इनको लिखेंगे, ठीक है। अक्सर ये चर्चा में रहता है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने जल्द ही, इसको क्या कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, तो अभी सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इस पे संज्ञान लिया था। अक्सर ये चर्चा में आता रहता है। तो इसकी जो सिफारिश है 2013 का जो ये एक्ट है, तो इस एक्ट की सिफारिश इंपॉर्टेंट है, सिफारिश है। 2013 में भारत सरकार के द्वारा इसको पूरे देश के लिए जो कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा विभिन्न मुद्दों का सामना किया जा रहा था, तो जो उनका यौन उत्पीड़न होता था, तो उसी के मुद्दे को हल करने के लिए इसको बनाया गया। उद्देश्य था कि एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण मिल सके, अनुकूल कार्य वातावरण मिल सके, जहां पर महिलाएं घुट कर काम ना करें। यौन उत्पीड़न के खिलाफ फिर उनको सुरक्षा भी मिल सके। बाय द वे घटना ऐसी होती है, पहली बात तो हो ना, और अगर होती है तो उनको न्याय भी मिले, उनको सुरक्षा मिले। और इसके अंतर्गत शारीरिक संपर्क, यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह, चाहे वो अनुरोध ही क्यों ना हो, किसी ने प्यार से कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई प्यार से कह दिया तो हमने तो प्यार से कहा था, ऐसा नहीं। कोई भी टिप्पणी जो अश्लील हो, कोई चित्र दिखाना अश्लील, कोई वीडियो दिखाना, कोई साहित्य ऐसा, जितनी भी श्रेणी थी शारीरिक, मौखिक, गैर मौखिक, जितने भी व्यवहार थे, अवांछित व्यवहारों को इसमें शामिल किया गया और आधार बनाया गया विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 के मामले को। और विशाखा दिशा निर्देश जारी किए गए थे उस समय
विशाखा दिशा निर्देश को आधार बनाकर 2013 का ये जो एक्ट था इसको पास किया गया, लाया गया। इसमें महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को इसमें बताया गया स्पष्ट तौर पर कि इनको आधार नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 15 जो है, जिसमें केवल धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो उसी में इसको शामिल किया कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है। ठीक है भाई, जो भांवरी देवी का मामला था, भांवरी देवी के मामले में यही था कि एक दलित महिला ऊंची जाति के गांव में जाके, जहां पे ऊंची जाति के लोग रहते हैं, उस गांव में जाके ऐसे कैसे कर सकती है ना। और भारत में जो भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन है, CEDAW इसको बोलते हैं, सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, तो भारत उसका भी अनुसमर्थन करता है। ठीक है, और इस तरीके से इसमें प्रावधान किए गए जो 2013 का अधिनियम है, उन प्रावधानों को आप याद रखिए। कहीं पर भी जब आप लिखिए, ऐसे लिखिए, किसी भी पेपर में आप आंसर लिखिए, तो इसको जरूर उस पर लिखिए, या आपसे कोई पूछे तो आप बात इन आधारों पर कर सकते हैं। प्रमुख प्रावधान इसमें जो किए गए उनको 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। एक था इसमें रोकथाम एवं निषेध, प्रमुख प्रावधान। रोकथाम एवं निषेध, कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए नियोक्ताओं पर कानूनी दायित्व स्थापित किया गया इससे, कि अगर आप नियोक्ता हैं तो ये आपका कानूनी दायित्व है कि इसको रोकने का प्रयास करें, कार्यस्थल पे महिलाओं का यौन उत्पीड़न रुके। दूसरा था आंतरिक शिकायत समिति। जहां पर अगर ऐसी कोई घटना होती है, उत्पीड़न का कोई मामला आता है, तो वो शिकायत किया जा सके। लेकिन इसमें था कि अगर नियोक्ता 10 से अधिक कर्मचारी वाला ऑफिस है उसका, तो वहां पर इसका गठन करेगा। आईसीसी इसको बोलते हैं आंतरिक शिकायत समिति, है ना, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर इसका गठन किया जाना अनिवार्य है। 10 से अगर कम है तो इसकी जरूरत नहीं है, यह अनिवार्यता नहीं है। तीसरी चीज है, जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, तो नियोक्ता के कर्तव्य निर्धारित किए गए, और ये कर्तव्य किससे रिलेटेड होंगे? वो जागरूकता अभियान चलाए, जागरूकता अभियान के साथ सुरक्षित वातावरण वहां पर क्रिएट करें, क्योंकि ज्यादातर ये घटनाएं जो है वातावरण पे भी डिपेंड करती हैं कि वहां का वातावरण है कैसा। और हर एक कार्य करने वाली महिला को इस बात की जागरूकता खुद नियोक्ता दे, जो ये अधिनियम है, इस अधिनियम के बारे में जानकारी वहां पे दे, स्पष्ट तौर पर वहां पे बोर्ड लगा हो कि महिलाओं के ये अधिकार हैं, तब इसको रोक पाने में हमको सफलता मिलेगी, ऐसा इस अधिनियम में कहा गया। और एक चीज थी इसमें, शिकायत तंत्र की बात की गई थी। शिकायत तंत्र, शिकायत तंत्र, शिकायत तंत्र में क्या था? अधिनियम शिकायत दर्ज करने, पूछताछ करने
और शामिल पक्षों को उचित अवसर प्रदान करने के लिए एक यहां पर तंत्र बनाए, एक प्रक्रिया का निर्धारण इसमें किया जाए। कई बार शिकायत दर्ज करने के दौरान भी महिलाओं को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी ने कहा कि हमको छुआ था, तो वो अगला पूछेगा कहां छुआ था। अब वो महिला शर्माएगी, आपने फिल्मों में ये सब देखा होगा। अब वो उठ के भाग जाएगी कि हमको शिकायत ही नहीं करना है। और एक चीज थी इसमें, दंड। भाई दंड का प्रावधान किया गया था कि अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, नियोक्ता ने अगर सही से कार्रवाई नहीं की है, कोई भी कमी इन मुद्दों पर पाई जाती है, इनका पालन नहीं किया जाता है नियोक्ता के द्वारा, तो उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा और जुर्माने के साथ उसका लाइसेंस जो व्यवसाय का है, व्यवसाय का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यह प्रावधान इसमें किया गया है ना। जस्टिस वर्मा समिति की रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। घरेलू कामगारों को उस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि घरेलू कामगारों को भी इसमें शामिल किया जाए, इस एक्ट में लाया जाए, उसको इस अधिनियम के अंतर्गत उसको लाया जाए। और इसमें यह भी कहा गया था कि नियोक्ता को यौन उत्पीड़न का शिकार हुई महिला को मुआवजा देना होगा। जस्टिस वर्मा जो समिति कमेटी थी उसने कहा था। और जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसके बजाय इन्होंने कहा था कि एक रोजगार न्यायाधिकरण बनाया जाए। तो अगर कभी बात आती है तो इस कमेटी की सिफारिशें आप अपने सुझाव में प्रयुक्त कर सकते हैं कि एक रोजगार न्यायाधिकरण ही बना दिया जाए, जहां पर भाई अन्य चीजों के लिए न्यायाधिकरण है तो इसके लिए भी एक न्यायाधिकरण हो, जहां पर सारी शिकायतें दर्ज की जाएं, सारे अच्छे से कार्य हो पाएगा। और इसमें एक सुलह प्रक्रिया की भी बात कही गई थी, जहां शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को शुरू में बातचीत करने, समझौते के माध्यम से मुद्दे को हल करने की भी एक गुंजाइश की बात इसमें थी कि उनको अगर ऐसा हो जाता है कि दो लोग मिलके जिनके खिलाफ शिकायत है और जिन्होंने शिकायत की है, मामले को सुलह समझौते के तहत सलटा लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं, तो एक अवसर उनको मिलना चाहिए, ऐसा भी था। तो ये रहा आपका टॉपिक। मेरे ख्याल से इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, इसके दायरे समझ में आ गए होंगे, और इनको रोकना जरूरी तो है ही, लेकिन कैसे रोका जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी है महिलाओं को शारीरिक रूप से भी सशक्त बनाया जाए, ताइक्वांडो सिखाया जाए, है ना, शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो महिलाएं। अगर कोई ऐसा करता है तोड़ फाड़ के उसको चिथड़ा कर दे, फालतू में नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो कोई इसमें बुराई नहीं है। शक्ति जरूरी है, शारीरिक रूप से सशक्त होना भी जरूरी है, तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में और बातें करते हैं। ये एक महिला सुरक्षा से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, लैंगिक भेदभाव से संबंधित एक सामाजिक मुद्दा था जिसको हमने देखा। थैंक यू सो मच।